आई थिंक मोस्ट ऑफ यू डोंट नो मी। तो पहले मैं बता दूं कि व्हाट्स माय नेम। सो माय नेम इज प्रियंका मीना एंड आई एम 2013 बैच IPS ऑफिसर एंड राइट नाउ आई एम पोस्टेड एज SP लोहरदगा। एंड लोहरदगा आई थिंक बहुत सारे लोग नहीं जान रहे होंगे कि लोहरदगा कहाँ है। लोहरदगा एक डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में। तो ये था मेरे बारे में थोड़ा सा इंट्रो। एंड काफ़ी लोगों के आपके मैसेजेज आ रहे हैं, सो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो एक आप जो भी क्वेश्चन होगा आप प्लीज़ अपना मैसेज में ड्रॉप कर दीजिए। मैसेज बॉक्स में आप ड्रॉप करेंगे तो मैं उसको रिप्लाई करूँगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट मैसेज है कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें। ओके, तो न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें। न्यूज़पेपर अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हिंदू बोल, आप गीता बोलो, बाइबल बोल लो, जो भी आपको बोलना है आप उसको बोल सकते हैं, पर हिंदू इज़ मस्ट। तो द हिंदू का न्यूज़पेपर आता है और उसका दिल्ली वर्जन, तो दिल्ली वर्जन आपको पढ़ना है अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के नहीं भी हैं और आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं लेकिन आपकी इंग्लिश अच्छी है तो भी आप कोशिश कीजिए कि हिंदू को आप पढ़ें। हो सकता है आपको पूरा नहीं समझ में आए पर कंक्लूजन आप उसका समझ लीजिए, क्योंकि वो ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हिंदी मीडियम के है तो आप कोई भी हिंदी न्यूज़पेपर ले सकते हैं जैसे जो आपके यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन हिंदू पढ़ने की कोशिश करिए मेरे ख्याल से, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप मेंस दिन लिखने बैठेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाएंगे, स्पेशली साइंस एंड टेक। जब थर्सडे का जो पेपर आता है उसमें एक साइंस एंड टेक का एक पेज आता है, उस पेज को स्किप मत करिए क्योंकि वो पेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो साइंस टेक में मुझे लग रहा है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उससे कवर हो जाएंगे। और एक और आप स्ट्रेटजी कर सकते हैं कि जब आप साइंस टेक उससे पढ़ रहे हो तो आप जो भी कीवर्ड है जो आपको नहीं समझ में आ रहा उसको गूगल कर लीजिए। तो जब आप उसे गूगल कर लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अच्छा, टेस्ट सीरीज कितनी इम्पोर्टेंट है। टेस्ट सीरीज के लिए आप इम्पोर्टेंस की बात करें तो टेस्ट सीरीज देखिए कि जैसे होता है कि हम एग्ज़ाम का क्वेश्चन लिखते हैं, तो अगर हमने प्रैक्टिस की हुई है तो हम एग्ज़ाम में मोर कंफर्टेबल होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप अपना स्पीच ही देने वाले हैं, अगर आपने स्पीच अपना रिवाइज कर लिया है तो आपका स्पीच और बैलेंस्ड वे में आएगा। तो वही जो बैलेंस्ड वे में अपना जो क्वेश्चन राइटिंग के लिए या पेपर राइटिंग के लिए आपको ज़रूरी है टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज में आप अपना ये देख लीजिए आप किसके लिए प्रिपेयर नहीं है। मान लीजिए आपकी आंसर राइटिंग उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप आंसर राइटिंग के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को पेपर का प्रेशर हैंडल नहीं होता तो आप उस पर फोकस करिए। आपको लग रहा है कि मैं 2 घंटे में सारे क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ तो आप उस पर फोकस करिए। तो बेसिकली टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस आप अपने हिसाब से देखिए कि आपको लग रहा है कि मैं इस चीज़ में वीक हूँ तो आपका फोकस एरिया वही होना चाहिए कि आपको पेपर कंप्लीट करना है टाइम लिमिट में, या फिर आपको क्वेश्चंस नेगेटिव मार्किंग से बचना है तो उसी पे फोकस करिए। हम टेस्ट सीरीज़ में मिस्टेक क्या करते हैं कि टेस्ट सीरीज जब हम ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन टेस्ट सीरीज में प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम देने जाते हैं तो उसको हम लोग और प्रेशर ले लेते हैं। टेस्ट सीरीज आपका जो मेन एग्जाम है उसमें जो आने वाला प्रेशर है उसको हैंडल करने की प्रिपरेशन है। तो ऐसा नहीं कि आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं उसमें अगर आपके मार्क्स थोड़े अप डाउन हो रहे हैं आप उसी का प्रेशर लेके बैठ जाए और आप इतने डिमोटिवेट हो जाए कि नहीं यार एग्जाम दूंगा तो पता नहीं कितने मार्क्स आएंगे, क्या होगा, मैं शायद नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, आपका जो टेस्ट सीरीज में पेपर है वो पेपर एग्जैक्ट आपका मेन पेपर नहीं होने वाला। कभी भी हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आ जाए बाई लक, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज़ बनाते हैं आजकल जितनी भी कोचिंग्स इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी बहुत मेहनत करके टेस्ट सीरीज़ बनाते हैं। पर ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने जो लिखा है वही सारी चीज़ें सेम टू सेम आपके मेन पेपर में आ जाए। तो टेस्ट सीरीज़ का पर्पज़ आपके मार्क्स डिसाइड करना नहीं होता है। टेस्ट सीरीज़ का पर्पज़ होता है आपकी जो भी माइनस मार्किंग है उसको एलिमिनेट करना, आपका जो 2-2.5 घंटे का प्रेशर है उसको हैंडल करना, फिर अपने एग्ज़ाम में अपने आप को बैलेंस्ड रखना। तो बहुत सारी प्रिपरेशन होती है। तो टेस्ट सीरीज सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। टेस्ट सीरीज आप उसी टाइमिंग में ज्वाइन कीजिए जिस टाइमिंग में एग्ज़ाम होने वाला है। कुछ लोग टेस्ट सीरीज़ खरीद लेते हैं एंड दे थिंक कि नहीं मैं कोचिंग में टेस्ट सीरीज़ क्यों दूँ, मैं बाहर से मार्केट से परचेज़ करके घर में लगा दूँगा। आप घर में लगाइए, नो इशू विद दैट, लेकिन घर में जब आप लगा रहे हैं तो टाइम फॉलो करिए, क्योंकि आपका 10:30 या 11 o'clock जो भी आपका एग्ज़ाम टाइमिंग है उसी टाइम में आप टेस्ट सीरीज़ लगाइए तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन कैसे करें। तो रिवीजन की बात करते हैं तो रिवीजन कैसे करें। पहले तो आप पहले से ही रिवीजन की आदत, रिवीजन इज़ द मतलब इम्पोर्टेंट की है। जैसे कि आपने कोई बुक पढ़ी,
मुझे नहीं लगता कि जैसे वो पुराने ज़माने में हम लोग कहानी सुनते थे कि विवेकानंद थे, एक बुक पढ़ते थे, उसके बाद बुक फाड़ के फेंक देते थे। ऐसे बहुत सारे लोग हुए होंगे। लेकिन यूपीएससी में अगर किसी को लगता है कि वो इतना टैलेंटेड है कि भाई एक बुक पढ़ ली और दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो ठीक है, उसके लिए मेरा पास कोई सजेशन नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे मेरा है कि भाई एक बुक को आप कम से कम जितनी बार आप उसको रिवाइज कर सकते हैं वो वेल एंड गुड है। तो आप सैटरडे संडे जितना भी आपने वीक डेज में पढ़ा है उसको आप वीकेंड पे रिवाइज करिए। क्योंकि आप मान लीजिए आपने एक टॉपिक पढ़ा, लेकिन वो एक टॉपिक जब आप एग्ज़ाम देने बैठ रहे हैं और आपको वो अच्छे से नहीं याद है, तो ऑब्वियस आप माइनस मार्किंग में जाएंगे। तो फ़ायदा क्या? अगर आप 10 टॉपिक पढ़ रहे हैं, 10 टॉपिक में आपको इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आप है ना माइनस मार्किंग में ना जाएं। तो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रिवाइज करें, जितना रिवाइज करें। कम बुक्स पढ़ें पर रिवाइज करें, रिवीजन आप अवॉइड मत करिए, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 यूपीएससी के इंटरव्यू कितने दिन चलते हैं? ओके, एक क्वेश्चन आया है कि जो यूपीएससी के इंटरव्यू है वो कितने दिन चलते हैं। देखिए, आपका इंटरव्यू एक ही दिन होगा, लेकिन वो डिपेंड करता है कितने कैंडिडेट्स हैं। तो कैंडिडेट्स के हिसाब से फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ में इंटरव्यू चलते हैं, तो 1 मंथ एंड 1.5 मंथ वो चलते रहते हैं। लेकिन आपका तो एक ही दिन है, तो डोंट फोकस ऑन अदर्स। तो दूसरों पे मत फोकस करिए ना, क्योंकि आपको आपकी सीट चाहिए। तो बाकी लोग कितने दिन दे रहे हैं या वो कितने दिन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। आप अपने पे फोकस करिए कि आपका कब आएगा। अब है हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट्स पढ़े या टेक्स्ट बुक्स? ओके, नोट्स पढ़े या टेक्स्ट बुक्स। देखिए, यूपीएससी का एग्ज़ाम ना कॉलेज वाला एग्ज़ाम नहीं है। तो कॉलेज में क्या होता है, हम लोग टेस्ट सीरीज पढ़ के भी निकाल लेते थे, तो वैसा नहीं है। हाँ, लेकिन यूपीएससी का एग्ज़ाम वैसा भी नहीं है कि उसके लिए स्मार्ट स्टडी नहीं हो सकती या कम टाइम में प्रिपरेशन नहीं हो सकती। दोनों चीज़ें हो सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम लगा के प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे बहुत लोग हैं कि कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, बिकॉज वी हैड इन आवर कोचिंग्स एंड ऑल कि लोग 12th पास किया और कोचिंग शुरू कर दी। डोंट डू दिस। आप 3 साल 4 साल पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, घर पे पढ़िए, पर है ना 12वीं के बाद में कॉलेज टाइम होता है, कॉलेज टाइम वापस लौट के नहीं आएगा। तो वो 3 साल है ना, उसमें बर्बाद मत करिए कि यूपीएससी की प्रिपरेशन तभी से करते। हाँ, आप घर पे पढ़ सकते हैं, घर पे आप 3-4 घंटा आप बचपन से पढ़िए, आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन विद दैट। लेकिन नोट्स या टेक्स्ट बुक की बात करें तो नोट्स, अगर किसी सब्जेक्ट के लिए नोट्स पढ़ना ज़रूरी होता है। जैसे हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए रमेश चंद्र वाली एक बुक है मोटी सी। तो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने रमेश चंद्र की बुक पढ़ी भी होगी। कुछ सेक्शन जो आपके क्लैरिटी नहीं है, उसके लिए आप वो बुक पढ़ सकते हैं। पर अगर आप पूरी बुक पढ़ने जाएंगे ना, साल भर तो उसी बुक में लग जाना है। अगर आप उसको ईमानदारी से उसको रख ले तो साल भर आपका जाने वाला है। तो आप देख लीजिए, आपको 1 साल में बनना है या 5 साल में बनना है, क्योंकि एक वो बुक हो गई, फिर आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, फिर ऐसे कोई मोटी सी बुक पढ़ेंगे। आप इतनी मोटी बुक पढ़ के 5 साल तो आपको लग ही जाना है। तो डोंट डू दैट मिस्टेक। अगर आपका कोई टॉपिक है, आपका जो पर्पज है वो टॉपिक क्लियर करना। अगर कोई टॉपिक आपका किसी बुक से कंप्लीट हो जा रहा है, तो फिर उस टॉपिक को दूसरे बुक में मत ढूंढिए। यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट। आप परफेक्ट बनने का मत सोचिए। परफेक्ट बनने का सोचेंगे ना, बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि परफेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कम टाइम में नहीं आ सकती। आप पता चला कि 20 साल 25 साल परफेक्ट बनने में लग गए, तो क्या यूपीएससी हमें इतना टाइम देता है? नहीं देता है। तो परफेक्ट बनने का मत सोचिए। आप कम पढ़िए, लेकिन उसको अच्छे से पढ़िए ताकि आप उसमें कॉन्फिडेंट रहें। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि आप टेक्स्ट बुक भी पढ़ सकते हैं, नोट्स भी पढ़ सकते हैं, डिपेंड करता है कौन सा सब्जेक्ट है। जिसकी छोटी बुक है वो पढ़ लीजिए, जिसका मोटा सा बुक है वो अवॉइड कर दीजिए, उसके लिए नोट्स पढ़ लीजिए। उसके बाद है नोट्स कैसे बनाएं। तो नोट्स बनाने की अगर हम लोग बात करते हैं, नोट्स जैसे कुछ लोग नोट्स बनाते हैं, कुछ लोग नहीं बनाते। आपने बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू देखे होंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि मुझे लिख के या अपने ही नोट्स से पढ़ाई होती है, अगर आपका बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि आपने खुद से नोट्स बना के ही पढ़ाई की है, तो ऑब्वियस है आपको दूसरे के नोट्स पढ़ने से वो सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा। दूसरा कोई बोलेगा कि नोट्स से टाइम वेस्ट होगा, ये होगा, डोंट गो बिहाइंड दैट। आपकी अपनी स्ट्रेटजी है, आपकी कैसी पढ़ाई होती है, आप अपना टारगेट तक कैसे पहुंचते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम भी नहीं था, ऑब्वियस है। लेकिन अगर टाइम होता तो भी शायद मैं नोट्स बनाने में नहीं जाती, क्योंकि मैंने स्कूल कॉलेज में कभी नोट्स बनाए नहीं। तो मैं शायद नोट्स बनाने में नहीं जाऊँगी। मेरा सिंपल था कि जो बुक आप पढ़ रहे हो, नोट्स क्या होता है, आप जो भी इंपॉर्टेंट है तो उसको बाहर निकालते हैं। आप 2-4 कलर के स्केच पेन ले लो यार, उसको हाईलाइट कर लो हाईलाइटर से। तो हाईलाइट कर लोगे अलग अलग पेन से, बी वेरी क्लियर कि भाई मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ तो ये मेरे मेंस के लिए है, रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ तो ये मेरे प्रीलिम्स के लिए है, ग्रीन से कर रहा हूँ तो इसका ये मीनिंग है। तो
एक कलर एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए रखिए और उसको करते जाइए। तो जैसे ही बुक खोले आपके सामने ग्रीन आए तो आप समझ जाए कि अच्छा ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप फर्स्ट पेज पर लगते जाए और रिवीजन करते जाए। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो नोट्स बनाना नहीं बनाना आप पे डिपेंड करता है। आप अगर टाइम बचाना चाहते हैं तो आप हाइलाइटर यूज करके आप नोट्स अवॉइड कर सकते हो, टाइम बचा सकते हो और उसको आप पढ़ सकते हो। टारगेट पूरा होना चाहिए ना। बाकी नोट्स तो ऐसा तो है नहीं कि आपको किसी को देना है, कल को किसी को बांटना है। क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो मुझे मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम में कि आप नोट्स दीजिए अपने। यार ओबियसली मैंने नोट्स नहीं बनाए, तभी तो 15 दिन में सिलेक्शन हो गया। अगर नोट्स बनाती तो साल 2 साल तो ऐसे ही चले जाते। तो डोंट डू दैट मिस्टेक। फिर उसके बाद है आपका है सेल्फ स्टडी कैसे करें। देखो यार, सेल्फ स्टडी एक ऐसी चीज़ है ना जो आपको करनी पड़ेगी। अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो भी करना पड़ेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन से पेरेंट्स ने ट्यूशन भेजा होता है, क्योंकि आई ऑल्सो हैव माई ब्रदर। तो उनके साथ भी ऐसा है कि जैसे बच्चों को, कुछ बच्चों को होता है कि बचपन से ट्यूशन ही पढ़ाया गया है, तो ट्यूशन की उनको जाने की हैबिट बन चुकी है। क्योंकि ये हमारी मेंटल हैबिट की बात है, हर कोई अलग से पढ़ता है। तो जब मेंटल हैबिट की बात है, तो अगर ट्यूशन की आदत है आपको, ट्यूशन से आपने पढ़ाई की, तो आपको कोचिंग करना पड़ेगा। आप कोचिंग अवॉइड नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी के लिए इतने साल से, 20 साल से आपने सेल्फ स्टडी नहीं की। आउट ऑफ सडन किसी ने आपको एडवाइस कर दिया कि भाई आप सेल्फ स्टडी से बन सकते हो। ऑब्वियस है सेल्फ स्टडी से बन सकता है, लेकिन ये उस पर्सन के लिए एडवाइस नहीं है जो उसने बचपन से ट्यूशन किया है। तो अगर बचपन से ट्यूशन किया, नथिंग इज़ रॉन्ग। आप किसी का भी सपोर्ट लेके आगे बढ़ना गलत नहीं है। लेकिन अगर आपका टेम्परामेंट वैसा ही रहा है कि आपने सेल्फ स्टडी कम की है और आप क्लास में ज़्यादा टेंशन के साथ पढ़ सकते हैं, तो फिर आप कोचिंग करिए। लेकिन अगर आपकी सेल्फ स्टडी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आपने बचपन से सेल्फ स्टडी करके ही चीज़ें निकाली हैं और आप टॉपर रहे हैं सेल्फ स्टडी के बेसिस पे, तो फिर सेल्फ स्टडी करिए। आप कोचिंग के थ्रू ये पता कर लीजिए कि आप किस चीज़ में वीक है, और उस चीज़ की आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। वो पूरा 1-2 साल की कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा वहाँ पे ऑफर होता है कि पूरा पैकेज मिल रहा है। पैकेज में मत जाइए यार, आपको यूपीएससी निकालना है ना, ये कोई फ्री डिस्काउंट पैकेज नहीं है। वो डिस्काउंट पैकेज आपका 1-2 साल आपकी कीमत है, पैसा तो अलग छोड़ दीजिए, पर वो 1-2 साल लेके आपको अगर कोई डिस्काउंट देके पैकेज दे रहा है तो बेनिफिट क्या है। तो आप वो कोचिंग करिए जिसमें आप वीक हैं। और उसके बाद में आपका आता है कि निबंध की तैयारी, ऐसे की प्रिपरेशन। देखिए ऐसे की प्रिपरेशन कैसे करनी है, मैंने ऐसे की कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, और मुझे लग रहा है ज़्यादातर लोग ऐसे की प्रिपरेशन नहीं करते। लेकिन कुछ लोग हैं जो ऐसे की बहुत अच्छी प्रिपरेशन करते हैं और अच्छे मार्क्स भी लाते हैं। तो मुझे लगता है ऐसे की प्रिपरेशन करनी चाहिए। और ऐसे की प्रिपरेशन करने के लिए राइटिंग, क्योंकि ऐसे जो है आपकी पर्टिकुलर राइटिंग स्किल पे डिपेंड करता है आपका राइटिंग का फ्लो कैसा है, आप जो कन्वे करना चाह रहे हैं उसका फ्लो कैसा है, उसी पे आपका जो ऐसे है वो डिपेंड करता है। तो आप जितना राइटिंग स्किल प्रैक्टिस करेंगे आपका ऐसे है उतना ही बेटर होगा। तो आप ऐसे है आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं प्लीज़ डू दैट। ऐसे के लिए आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप पढ़े भले ही कम। न्यूज़पेपर का अगर आप एडिटोरियल भी पढ़ लेते हैं ना, आपका ऐसे का प्रिपरेशन हो जाएगा। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि मुझे हर टॉपिक पे कुछ कुछ ऐसे में तैयारी कर लेनी है, तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा कि अगर ऐसे की प्रिपरेशन इतनी स्ट्रॉन्ग वे में करनी है, तो आप जो बुक आती है बहुत सारी ऐसे की वो आप ले लीजिए। उस बुक में जितना पूरा टोटल ऐसे वो मत पढ़िए, टोटल ऐसे मत पढ़िए। उसमें जो अच्छे अच्छे कोट्स हैं उनको आप पढ़ लीजिए, अच्छी अच्छी लाइन्स है और स्टार्टिंग और एंडिंग कैसा है उसको खाली पढ़ लीजिए। तो आपका टाइम भी सेव होगा और आपको हर ऐसे में ना कुछ लिखने के लिए रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप ब्लैंक होंगे, तो आप ब्लैंक नहीं होंगे, कुछ ना कुछ आपके पास रहेगा, तो वो आप कर सकते हैं। इसमें लिखा है आप इंस्टाग्राम पर रिप्लाई क्यों नहीं देती हैं जो भी प्रिपरेशन रिलेटेड। प्रिपरेशन रिलेटेड इंस्टाग्राम यार, पहली चीज़ आई डोंट ऑपरेट माई इंस्टाग्राम, तो मैं अपना इंस्टाग्राम खुद ऑपरेट नहीं करती हूँ। तो आप ये चीज़ देख लीजिए कि आई कांट रिप्लाई। ऑब्वियसली मैं काम करती हूँ, तो सबको लगता है कि इंस्टाग्राम पे है तो काम कब करें। ऑब्वियसली मैं काम ही करती हूँ, मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे नहीं चलाती हूँ, इंस्टाग्राम कोई और चलाता है। लेकिन उसके तो रिप्लाई कोई और देगा तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा, मैं नहीं दे सकती। लेकिन हाँ, आई विल ट्राई कि इसके बाद मैं जो भी रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि मैंने एक दिन देखा कि इंस्टाग्राम पे इतने सारे क्वेश्चंस थे, लोगों को बहुत सारे डाउट्स थे। मैंने सोच के देखा कि यार लोगों के इतने सारे डाउट्स होते हैं, शायद हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे तो वी ऑल्सो हैड सो मेनी डाउट्स, और वो डाउट क्लियर करने के लिए हमें कोई नहीं मिला। हम लोगों को कोचिंग जाना पड़ा या फिर किसी सीनियर को पकड़ के पूछना पड़ा। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई डाउट्स है, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं हर दिन तो पॉसिबल नहीं है देखना, बट 15 दिन 20 दिन महीने भर में एक बार मैं किसी दिन देख के एंड आई विल क्लियर योर डाउट्स। ओके, एंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यूपीएससी में भी मैथ्स ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स यूपीएससी में है, ऑब्वियस है, ठीक है, पर थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट्स थोड़े से डिफ़िकल्ट हो जाते हैं जिसमें या तो आप 10 आउट ऑफ 10 लाएंगे या फिर 10 आउट ऑफ 5 लाएंगे।
तो इसीलिए यूपीएससी में ज़्यादातर लोग आर्ट्स सब्जेक्ट की तरफ जाते हैं, क्योंकि आर्ट्स सब्जेक्ट की तरफ आप जाएंगे तो उसमें क्या होता है 10 आउट ऑफ 5 होने के चांसेस नहीं रहेंगे। हो सकता है आप 10 आउट ऑफ 10 ना लाए, 10 आउट ऑफ 7 या 8 लाए, बट 7-8 मोर देन एनफ है। यूपीएससी पास करने के लिए आपको ओवरऑल अच्छा होना है, और आप मैथ्स पढ़ेंगे तो आपको आपका ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट जो किसी और जीएस में काम नहीं आएगा, आपकी प्रीलिम्स में काम नहीं आएगा, सीसेट का भी मार्क्स सेट नहीं होते, तो ऐसा सब्जेक्ट लेने का कोई सच बेनिफिट नहीं है जो आपको सारे प्रिपरेशन में काम ना आए। तो ऐसा सब्जेक्ट चुनिए जो आपके सारे प्रिपरेशन में काम आए। लेकिन हाँ, अगर आपने मान लीजिए आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, आपका साइंस का कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको उंगलियों पे याद है, तो फिर आपकी वो उसका टाइम बचेगा, तो आप वो सब्जेक्ट ऑप्शनल में रख सकते हैं। ऐसा कोई फास्ट रूल नहीं है, तो आप आराम से ऑप्शनल सब्जेक्ट अपने साइंस का भी रख सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है सच। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीसेट है आपसे आपके ऑफिस में, मैथ्स ऑप्शनल हो गया आपका। ओके, आपने डेली कितने घंटे पढ़ाई की? यार मेरा जैसे प्रीलिम्स में ऑलरेडी दे चुकी थी, मेंस के लिए मैं आई और कोचिंग स्टार्ट की मैंने। तो उस वक्त प्रीलिम्स के लिए जैसे मेरे पास टाइम बहुत कम था, 15 डेज ऑलमोस्ट बचे हुए थे मेरे फाइनल एग्ज़ाम के बाद में। तो उस वक्त जब प्रीलिम्स मैंने दिया तो मेरा ये था कि चलो जितने घंटे मेरे पास बचे मैं पढ़ लूँ। तो मैं 17-18 जितने घंटे हो पाते थे मैं टोटल पढ़ लेती, क्योंकि 15 दिन में प्रीलिम्स आप कैसे प्रिपेयर करोगे अगर मैं 6 घंटे पढ़ाई करूँगी तो आप मेरे घंटे पे मत जाइए। अगर आप साल भर प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत मैनेज्ड वे में प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैनेज्ड वे में प्रिपेयर मुझे लगा 6-7 घंटे 8 घंटे आपको पढ़ना चाहिए। 8 से 10 घंटे आप पढ़ सकते हैं। 10 से ज़्यादा पढ़ेंगे ना तो वो आपके दिमाग में नहीं जाएगा, वो आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए पढ़ सकते हैं। तो 7-8 घंटे आप सब्जेक्ट पढ़िए, बाकी आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़िए या फिर कुछ गूगल करिए या फिर फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर सकते हैं, तो जो आपको सूटेबल लगे, या फिर एनसीईआरटीज पढ़ सकते हैं। तो जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं, आप मेन जो हमारा डे का अटेंशन होता है 7-8 घंटे ही हो पाएगा। तो 7-8 आवर्स आप जो अपना मेन अटेंशन दीजिए मेन सब्जेक्ट को जो टफ है। उसके बाद में आप न्यूज़पेपर पे जाइए, एनसीईआरटीज पे जाइए, ईजी वे में जाइए, तो आपके घंटे ऑलमोस्ट 12-13 हो जाएंगे। तो आपको ये कन्फ्यूजन रहता होगा कि कुछ टॉपर्स बोलते हैं मैंने 6 घंटे पढ़ा, कुछ टॉपर्स बोलते हैं मैंने 12 घंटा पढ़ा। तो मेरे हिसाब से 6-7 घंटे टफ सब्जेक्ट्स एंड 6-7 घंटे के बाद जो ईजी है, जैसे न्यूज़पेपर आपने पढ़ा, कोई मैगजीन आपने पढ़ी या फिर एनसीईआरटीज आपने पढ़ी, तो उस हिसाब से आप अपना मैनेज कर सकते हैं। मेंस स्ट्रेटजी के बारे में बताइए। मेंस स्ट्रेटजी, मेंस में क्या बताऊँ मैं। मेंस का जैसे था कि मेरे पास टाइम कम था, क्योंकि मुझे यकीन नहीं था कि प्रीलिम्स निकल जाएगा, वो थैंकफुली निकल गया। तो मेंस के लिए मैंने बहुत प्रिपरेशन स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं की, पर जब निकल गया तो आई वॉज इन शॉक, एंड उसके बाद मैंने स्टार्ट किया जो भी हड़बड़ाहट में। तो मेरे पास टाइम कम था, तो व्हाट आई डिड कि जितने हर सब्जेक्ट में 5-5 टॉपिक्स होते हैं। जो मेन टॉपिक होंगे आप लोगों ने देखा होगा कि 5 टॉपिक है, उसमें एक टॉपिक में कम से कम 20 या 25 या 30 उसमें सब टॉपिक्स होते हैं। तो उसमें क्या किया मैंने कि 5 है तो 5 में से मुझे लगा कि हर जगह ना आपका जैसे कॉलेज में हम लोग करते थे और में क्वेश्चन आते हैं, तो वैसे ही यूपीएससी में आप देखेंगे ना मेंस का, तो और में क्वेश्चन आते हैं कुछ कुछ। तो आपको क्या करना है, 70-80% में आप अटेम्प्ट 70-80% में आप श्योर हैं, 30% to 40% जो भी है आप श्योर नहीं है। तो आप जितना है श्योर है उसको अच्छे से कर लीजिए कि भाई इसमें अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो मेरा नहीं छूटेगा, बाकी को आप रफली पढ़ लीजिए। तो मेरे पास टाइम कम था, तो मैंने वही किया कि जितने शुरू के 3 टॉपिक थे उसको मैंने अच्छे से कर लिया, बाकी 2 टॉपिक थे उसको रैंडम मैंने रीड कर लिया। तो हर सब्जेक्ट से ये किया, तो इससे क्या होगा कि कम से कम उतने टॉपिक में मैं श्योर थी, बाकी में मेरे को कुछ आता नहीं था, श्योर नहीं थी, पर मैं कुछ कुछ लिख दूँगी, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत हल्का फुल्का एक फास्ट रीडिंग कर ली थी। तो इस वजह से मुझे थोड़ा हेल्प मिल गई और टाइम मेरा सेव हो गया। तो आप ये कर भी सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास साल भर है तैयारी करने के लिए तो फिर ये मत करिए। आप जितने भी टॉपिक हैं मेंस के लिए तो एटलीस्ट जितना देखो, कुछ चीज़ों में सिलेबस नहीं होता, कुछ चीज़ों में सिलेबस है, तो जहाँ सिलेबस है सिलेबस को मत छोड़िए, उसको कवर कर लीजिए। बेसिक भी शॉर्ट में करिए, लेकिन करिए। नेक्स्ट है आपका प्रीलिम्स स्ट्रेटजी। प्रीलिम्स स्ट्रेटजी तो यार मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो मैंने 17-18 घंटे पढ़ी, और उस टाइम सीसेट था तो सीसेट की तैयारी पे मैंने फोकस किया। तो सीसेट में मेरे अच्छे मार्क्स थे, जीएस में उतने अच्छे मार्क्स नहीं थे। पर अभी आपके टाइम में क्या है कि जीएस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि सीसेट आपको सिर्फ पास करना है। तो पास करने वाला सब्जेक्ट ऑब्वियस है कि अगर आप टेस्ट सीरीज़ भी लगाते हैं या टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लेते हो तो आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू प्रिपेयर यूपीएससी विथ ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के साथ कैसे प्रिपेयर करना। अगर आप आर्ट्स स्टूडेंट हैं तो आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं आप किसी भी स्टेट में हो उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आपको स्टेट सर्विस के लिए प्रिपेयर करना है तो स्टेट सर्विस वाले पे फोकस कर सकते हैं, लेकिन स्टेट सर्विस के लिए प्रिपेयर नहीं करना है, यू आर वेरी श्योर कि स्टेट सर्विस में जाना ही नहीं है,
तो नहीं जाना है तो आपके जो ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें जो आपके कुछ बुक्स ऐसी होगी, जैसे हिस्ट्री था मेरा, तो इसमें था कि हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, तो राजस्थान हिस्ट्री, एक है इंडिया हिस्ट्री, एक वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडिया हिस्ट्री मेरे यूपीएससी में काम आएगी, पर राजस्थान की हिस्ट्री उतना काम नहीं आएगी। तो मैंने जो ग्रेजुएशन में राजस्थान हिस्ट्री को थोड़ा अवॉइड किया, कम पढ़ा, उस ऑब्वियसली कि ग्रेजुएशन में मार्क्स भी थोड़े कम ही आए हैं राजस्थान हिस्ट्री में, लेकिन हाँ मैं उसमें कॉन्फिडेंट नहीं थी, पर मैंने इंडिया हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा, तो वो मेरे को यूपीएससी में काम आया, क्योंकि मेरे को पता फाइनल टारगेट ये है। अगर आपको क्लियरिटी है कि आपका फाइनल टारगेट ये है तो आप उसी के लिए दौड़ेंगे। अलग कंपटीशन में जाएंगे, आप ऐसे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको बैठना ही नहीं है, तो वो फिर यूजफुल नहीं है। तो एग्ज़ाम से रिगार्डिंग रचना की ट्रेनिंग के दौरान सभी लोग इंग्लिश माध्यम में होता है, तो हिंदी माध्यम से सेलेक्ट हुए, अपने आप को मैनेज करते, कैसे मैनेज करते। ओके, लबासना में ट्रेनिंग के दौरान, एक्चुअली लबासना में जो ट्रेनिंग होती है वो होती ऑब्वियस है पीपीटीज़ के थ्रू पढ़ाया जाता है, और जो पीपीटीज होते हैं वो इंग्लिश में ही होते हैं, हिंदी में नहीं होते हैं। अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट भी है उसको भी मैं पीपीटी तैयार करने के लिए बोलूँ तो वो भी हिंदी में तैयार नहीं कर पाएगा, क्योंकि पीपीटी इंग्लिश में बनाना ईजी होता है, पर वो बेसिक इंग्लिश होती है, बहुत बेसिक इंग्लिश होती है। और यूपीएससी कोई भी पर्सन अगर निकाल रहा है तो ऑब्वियस है उसकी इंग्लिश इतनी पुअर नहीं हो सकती कि वो पीपीटी में जो बेसिक इंग्लिश होती है वो भी कवर नहीं कर पाए। तो पीपीटीज इंग्लिश बेस्ड होती है और हिंदी बेस्ड नहीं होती। एंड आपके जो भी स्टाफ या जो भी लेक्चरर्स होते हैं, जो आपके सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, वो इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं। बहुत कम लोग होंगे जो गेस्ट फैकल्टी होंगे, जैसे कुछ गेस्ट फैकल्टी है जो नॉर्थ इंडिया से आ जाएगी, या कोई फैकल्टी में कोई ऐसा होगा जो नॉर्थ इंडिया से आया है या नया ज्वाइन किया है, तो वो आपको हिंदी में पढ़ाएंगे, क्योंकि वो भी इंग्लिश में उतना कंफर्टेबल नहीं है, तो वो हिंदी में पढ़ाएंगे। लेकिन वो इंग्लिश और वो पीपीटीज उतनी टफ नहीं होती कि आप कवर नहीं कर पाए। और रही बात आपकी बोलने की, क्योंकि वी आर लिविंग इन इंडिया, तो वो इंग्लिश मीडियम का भी है, कोई ऐसे स्टेट का नहीं है जहाँ हिंदी यूज नहीं होती, तो सभी लोग हिंदी में ही बात करते हैं, तो आपको ऐसा ट्रेनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो आप ट्रेनिंग की परवाह मत करिए, ट्रेनिंग का मत सोचिए। अभी आप यूपीएससी का प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है, पहले वो पास करिए, उसके बाद ट्रेनिंग तो अपने आप हो जाएगी। हाउ टू प्रिपेयर, ये मैंने जवाब दे दिया, ये किसी और ने भी पूछा है। इसके बाद आपका टेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी में कोचिंग कितनी इम्पोर्टेंट है। मैंने लास्ट बार भी बताया था कि टेस्ट सीरीज वाली बात पे कि अगर कोचिंग इम्पोर्टेंट है, ऑब्वियस अगर इतने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खुले हैं तो कुछ ना कुछ मीनिंगफुल ही होगा, वरना तो बंद हो जाते। तो कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो नहीं होता। तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन डिपेंड करता है आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आप मान लो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, आप हिस्ट्री पढ़ के आए हैं, तो बेसिक आपका क्लियर हो चुका है। उस बेसिक को आपको क्लियर करने के लिए कोचिंग की उतनी ज़रूरत नहीं है। आप सिलेबस समझ लीजिए, आप बेस समझ लीजिए कि आपको पढ़ना कैसा है, पुराने पेपर से भी आप समझ सकते हैं, और कोचिंग में आप टेस्ट सीरीज चुन करके आपका हो जाएगा। पर आपने ऐसा सब्जेक्ट चुना है जो आपका बेस नहीं रहा है या आपका बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो फिर आप कोचिंग के लिए जाइए, क्योंकि वहाँ आपको बेसिक भी क्लियर होगा और आपको ये भी बताया जाएगा कि आपको टारगेट कैसे अचीव करना है, वहाँ तक पहुँचना कैसे है। पर उसमें भी सेल्फ स्टडी जरूरी है। कोचिंग में जो भी आप पढ़ें उसको रेगुलर आप रिवाइज कीजिए, हर दिन आके रिवाइज कीजिए, वरना कोई मीनिंग नहीं है। आप कोचिंग, बहुत लोग कोचिंग करते हैं और ये सोचते हैं कि हम अच्छे कोचिंग से पढ़े हुए हैं लेकिन हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। देखिए, कोचिंग से पढ़ना एनफ नहीं है ना। एक ही स्कूल में लोग टॉपर भी होते हैं, एक ही स्कूल में लोग फेल भी होते हैं, तो टीचर और उस पर उतना डिपेंड नहीं करता, आप पे डिपेंड करता है। कोचिंग आपको रास्ता दिखा सकता है, बट आपकी सफलता डिसाइड कर दे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो कोचिंग आप करिए, लेकिन उसके बाद में आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो आपको डिसाइड करना है। अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है तो सबसे पहले उस सब्जेक्ट को कवर कीजिए। एनसीईआरटी में आपने बेसिक पढ़ाई नहीं है और आप कोचिंग के लिए चलेगा, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, सब ऊपर से जाएगा। आपको लगेगा कि यूपीएससी बहुत टफ है, तो आपको फर्स्ट क्लास या फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास में ही आपका है ना डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो कोचिंग आप तब ज्वाइन करिए जब आपका बेसिक थोड़ा क्लियर हो जाए। लेकिन बेसिक क्लियर करने के लिए 6 महीने मत दे दीजिए, 1 महीना लीजिए। 1 महीना में आप 9 से 10 तक की एनसीईआरटी, 6 से 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। 10th के बाद के एनसीईआरटी तो कोचिंग में भी आपका साथ में कवर हो जाएगा, तो आप ये कर सकते हैं। इज इट रियली टफ टू क्रैक यूपीएससी? ओके, ये सवाल किसी ने पूछा है, क्या नाम, अंजलि ने पूछा है। टफ़ है, तभी तो आप सब मेरे वीडियोस देख रहे हैं, बिकॉज यू ऑल्सो वांट टू नो कि कैसे होता है। तो जो चीज़ें टफ़ होती हैं वो ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल होती है। टफ़ दुनिया में बहुत कुछ होता है, लेकिन इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता है, ठीक है। टफ़ कुछ लोगों के लिए 10th का एग्ज़ाम भी टफ़ होता है, कुछ लोगों के लिए यूपीएससी भी टफ़ नहीं होता। तो इट डिपेंड्स, आप कितना पढ़ते हैं उस पर डिपेंड करता है। दुनिया में कुछ भी टफ़ नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आपको बस ये है कि अगर कोई किसी का एग्ज़ाम का एक स्टैंडर्ड होता है, तो यूपीएससी का स्टैंडर्ड ऑब्वियस है, हाई है, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट के जो भी टॉप ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो यूपीएससी के थ्रू आते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हम लोग जानते हैं उनके।
तो इस वे पे उनको टफ एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। तो उसके स्टैंडर्ड्स हाई होते हैं, पर इससे क्या फ़र्क पड़ता है, आप अपना स्टैंडर्ड जो है, स्टडी का स्टैंडर्ड है, उसको हाई कर लीजिए, आप अपने हार्डवर्क का स्टैंडर्ड हाई कर लीजिए, तो फिर कुछ भी टफ नहीं है। हमें अपने मनचाहे कैडर कैसे मिल सकता है, उसके लिए अच्छी रैंक होना आवश्यक है। पहले जो कैडर होता था वो आपकी रैंक बेस्ड पे मिलता था। उसमें भी इनसाइडर आउटसाइडर का कुछ कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप लोग प्रिपरेशन सिर्फ कर रहे हैं तो उतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप उतना समझ लीजिए कि ऑब्वियस है रैंक आपके कैडर को डिफाइन करता है, लेकिन रैंक के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आजकल ये जोन सिस्टम है, तो जोन सिस्टम में थोड़ा डाइसी है। एक जोन में एक आपको स्टेट नहीं मिला तो हम नेक्स्ट जोन में शिफ्ट कर जाएंगे ऑटोमेटिकली, उसमें नहीं मिला तो नेक्स्ट जोन में शिफ्ट कर जाएंगे। तो ये थोड़ा सा डाइसी है, तो आप अभी कैडर पे मत दिमाग लगाइए, अपनी पढ़ाई पे दिमाग लगाइए। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्ट्स नहीं है तो क्या यूपीएससी की प्रिपरेशन हो पाएगी? अगर आपका सब्जेक्ट आर्ट्स नहीं है तो ऑब्वियस हो सकती है यार, क्यों नहीं हो सकती। यूपीएससी कोई ऐसा नहीं है कि आप कभी, ऐसा नहीं है कि आपको 10 साल से पढ़ाई होगी तभी होगा। सबका अपना टैलेंट है। अगर आपका मान आर्ट्स नहीं है तो हो सकता है आपको आर्ट्स स्टूडेंट के कंपेरिजन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगे, हो सकता है। बहुत लोग ऐसे टैलेंटेड होते हैं जो फर्स्ट बार में निकाल लेते हैं यार, इंजीनियरिंग स्टूडेंट भी होते हैं, साइंस से भी होते हैं, तो ये कॉमर्स के भी होते हैं। तो ये आपके टैलेंट और मेहनत पर डिपेंड करता है। तो आप थोड़ा शॉर्ट करके स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं, स्मार्ट स्टडी से आपका जल्दी निकल जाएगा। इम्पोर्टेंट राइटर बुक का वीडियो आप अलग से बनाइए यार, वो देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी की तैयारी के लिए मोटिवेशन कहाँ से मिला? यूपीएससी की तैयारी के लिए मोटिवेशन, क्योंकि मैं ये बोलूँगी कि जैसे मेरे दादाजी थे तो उनका ये ड्रीम था कि हाँ यूपीएससी उनके किसी बच्चे में से किसी को देना चाहिए, अटेम्प्ट करना चाहिए। और उसका रीज़न क्या था, जैसे हम लोग बच्चे थे तो बहुत छोटे से बच्चे होते हैं, तो हम लोग जब हाईवे में टोल सुना होगा, तो टोल से जब निकलते हैं तो बहुत सारे रो बनी होती हैं। तो उस रो में क्या होता है कि जब हम लोग निकलते थे तो देखा कि हम लोग अच्छी सी गाड़ी लेके निकल रहे हैं, BMW ऑडी भी पीछे रह जा रही है, उसको भी निकलने नहीं दिया जा रहा, पर अचानक से एक पुरानी सी गाड़ी आती है जिसके ऊपर रेड बत्ती टाइप लगी होती है, उसके बाद उसको लोग निकल जाते, वो आराम से हमसे आगे चला जा रहा है। तो ये जब हम 7-8 साल 10 साल के होते हैं, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट था कि मुझे लगा कि कुछ तो स्पेशल है यार, हम इतनी अच्छी गाड़ी में बैठे हैं लेकिन हम लोग नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं। कोई इतनी आज गाड़ी उसकी उतनी अच्छी नहीं है लेकिन वो लाइट बहुत इफेक्ट कर रही है। लेकिन ये हम लोग छोटे होते हैं तो हम अजीब अजीब ड्रीम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें देख के, लेकिन जब बड़े होते हैं तो फिर देन आई रियलाइज्ड कि लाइफ में हम जॉब तो करेंगे, कुछ तो करेंगे, बिजनेस करेंगे, जॉब करेंगे, कुछ तो करेंगे इनकम के लिए। ऐसा तो है नहीं कि भी घर में बैठेंगे, तो कुछ तो करेंगे। तो फिर मुझे लगा कि ऐसा काम किया जाए जो एक्चुअली लोगों के लिए हेल्पफुल हो, जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन हो। तो फिर जब आप ढूंढना शुरू करते हो, प्रोफाइल चेक करते हो, तो फिर मैंने जब ढूंढना शुरू किया तो मुझे लगा कि यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपको ऑब्वियसली रिस्पेक्टफुल जॉब आप करना चाहोगे, रिस्पेक्टफुल जॉब है, एंड यू विल गेट ए चांस टू सर्व पीपल। एंड सर्व पीपल ऐसा नहीं है कि इंसान का अल्टीमेट टारगेट होता है, लेकिन हाँ यू फील सेटिस्फाइड, क्योंकि नाउ आई एम वर्किंग एज ए एसपी। एंड जब आप एसपी हो तो बहुत बार एक ऐसा टाइम आता है जब कोई इंसान इतना परेशान है कि शायद वो ऐसे वर्ज पे था कि वो सुसाइड कर लेगा टाइप, लेकिन जब आप उसकी छोटी सी हेल्प कर देते, वो हेल्प आपके लिए उतनी मैटर नहीं करेगी, लेकिन उसके लिए उसकी लाइफ बचा सकती है। तो आपको पता ही नहीं चलता, आप अपने 4-5 साल के टेन्योर में इतने लोगों की हेल्प कर देते हो, जो हेल्प उसकी ज़िंदगी बचा लेती है, उसकी फैमिली बचा लेती है, कई बार उसकी प्रॉपर्टी बचा लेती है, कई बार उसके जितना भी लाइफ टाइम की जो सेविंग्स है उसको बचा लेती है। तो बहुत सारी हेल्प हो जाती है, कई बार किसी की रिस्पेक्ट बच जाती है, तो कई बार किसी के लाइफ डैमेज होने से बच जाती है। तो यू डू सो मेनी गुड वर्क्स, यू डोंट नो इट, यू आर डूइंग एवरी डे, पर हर दिन आप करके भी ना आपको रियलाइज़ नहीं होता, लेकिन करते करते एक टाइम आता है जब आप किसी दिन खाली बैठते हो, खाली बैठ के सोचते हो कि मैंने लाइफ में क्या अचीव किया है। तो मेरे लिए यही अचीवमेंट है कि अगर लोगों के साथ कुछ अच्छा हो रहा है, लोगों के लिए हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, दैट इज़ माई अचीवमेंट। तो वो अचीवमेंट चाहिए तो यूपीएससी क्रैक करना चाहिए, तो पढ़ाई करो। और नेक्स्ट है, पढ़ा हुआ कैसे याद रखें? ये बहुत लोगों को क्वेश्चन होता है कि पढ़ा हुआ कैसे याद रखें, क्योंकि भूलते हो, रिवाइज करेंगे। अगर आपकी मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो देन वेल एंड गुड है कि आप पहली बार में ही चीज़ें याद रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है एंड यू फाइंड सम प्रॉब्लम, ठीक है, तो फिर आप, मुझे लग रहा है, रिवाइज करिए। जितना बार आप रिवाइज करेंगे ना, आपका पढ़ा हुआ आपका रिवाइज होगा और आपको याद रहेगा सब कुछ। और ये आपको ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी जन्म कुटी टाइप कुछ मिलता हो, या मैं कुछ ऐसा अमृत टाइप का दे दूँ कि जिससे आप अमर हो जाएं या आप यूपीएससी में टॉपर ही बन जाए, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है।
तो कुछ हो सकता है कुछ ज्योतिष में भी जाते हैं, जब 2 बार एग्ज़ाम नहीं निकलता ना, लोग ज्योतिष भी पकड़ लेते हैं। मतलब एक यूपीएससी एग्ज़ाम ऐसा है जो आपको अपनी वास्तविकता रियलिटी से फेस करवाता है, और कभी-कभी आपको इतना डिमोटिवेट कर देता है, क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा है जो इतने डिमोटिवेट हो जाते हैं, कुछ लोग गलत कदम भी उठाने लगते हैं। मत करिए वो सब अपने साथ। यूपीएससी इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियस है, क्योंकि आपका टारगेट है, लाइफ का अचीवमेंट आपको चाहिए, आपका एम्बिशन है। लेकिन ये मत करिए, लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ उसके लिए मत करिए, और अलग-अलग वे मत ढूँढिए। उससे भागने के वे मत ढूँढिए, डिमोटिवेट होने के वे मत ढूँढिए, मोटिवेट होने के वे ढूँढिए। बी पॉजिटिव। पॉजिटिव रहने के लिए जो चीज़ें आपको करना है, डोंट हार्म एनीवन, बट पॉजिटिव रहने के लिए आपको जो चीज़ें करनी है, डू दैट। उसके बाद है आपका कौन-कौन से मैगज़ीन को फॉलो किया, या मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि कोई मैं मैगज़ीन फॉलो कर पाऊँ। मैंने न्यूज़पेपर ही पढ़ा था, उतना टाइम मेरे पास बचा नहीं था, तो मैंने न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ा था। तो मैगज़ीन की बात आती है, तो अभी जैसे कुछ घर में और लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उससे मुझे थोड़ा आइडिया है कि एक विजन करके कुछ आ रही है मंथली मैगज़ीन्स, और डेली डाइजेस्ट करके, तो अभी वो काफ़ी चल रहा है। पर ये है ना, कोई भी कोचिंग या कोई भी मैगज़ीन ना परमानेंट नहीं होती। हर बार लोग होते हैं ना कि जैसे आप शुरू में पढ़ाई करते हो तो आप 18 घंटे पढ़ते, फिर धीरे धीरे आपका ग्राफ जो है डाउन आता है। तो लाइफ भी वैसे ही है, और कोचिंग्स भी वैसे ही है। सबका ग्राफ एक ऊपर चढ़ने का होता है हार्डवर्क का, फिर एक नीचे आने का होता है। तो हर साल कोई सेम एफर्ट डाल पाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैगजीन्स का भी ये है। तो अभी के टाइम में ये मैगजीन है, आप उसको फॉलो कर लीजिए। लेकिन मेरे टाइम में वो सब नहीं था। आजकल सोशल मीडिया का फेज है, गूगल पे सब मिल जाता है। गूगल इज़ लाइक अ जिन, जो आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेगा, लेकिन वो ज़रूरत से ज़्यादा भी पूरी करता है। तो लिमिट रहिए, आपकी जितनी इच्छा कौन सी है और क्या ज़रूरत है, उस पर थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। ऐसा नहीं कि एक टॉपिक ढूंढने निकले और उस एक टॉपिक में घुसते 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 200 टॉपिक आप ढूंढने लगे। 200 टॉपिक नहीं काम आएंगे, वो एक टॉपिक काम आएगा। एक टॉपिक के लिए 5 मिनट आप गूगल करिए, 5 मिनट से बाहर निकल जाइए। तो ये आपको छोड़ना क्या है, वो आना बहुत ज़रूरी है। प्रीलिम्स और एग्ज़ाम के लिए कोई दूसरे चैनल तो यार मुझे नहीं आइडिया, क्योंकि जब मैंने प्रिपरेशन की थी तो मैंने इकोनॉमिक्स के लिए सिर्फ एक चैनल फॉलो किया था, जो मृणाल का होगा इकोनॉमिक्स का, जो आप सब भी जानते होंगे। बेसिक के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बेसिक्स क्लियर करने के लिए वो बहुत अच्छा चैनल था उस वक्त के लिए। अभी तो मुझे लग रहा है बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको तैयारी के लिए बोल रहे हैं, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया इट हैज़ हैपन। बट ठीक है, आप चैनल तो मैं नहीं कोई बोलूँगी कि पर्टिकुलर चैनल सजेस्ट करूँगी, वो आप थोड़ा अपना सर्च कर लीजिए अपने माइंडसेट के हिसाब से, जो आपको सूटेबल लगे। यूपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितने इम्पोर्टेंट हैं? यार मुझे बताइए कि आपको जयपुर से दिल्ली जाता है, तो आप गूगल मैप पे क्या डालते हो? गूगल मैप पे आप दिल्ली डालते हो, या फिर सोचते हो कि बीच का भिवाड़ी डाल दूँ, या फिर आप गुड़गांव डालते हो? आप दिल्ली डालते हो ना पहले। तो इंसान को ना यही यूपीएससी में अप्लाई करना है, कॉमन सेंस आप अप्लाई करिए। तो पुराने पेपर क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देती हूँ, क्योंकि आपका टारगेट क्या है, कैसा है, ठीक है। आप देखते हो ना, जाते हो तो रोड कैसी है, कितना टाइम लगेगा, कितना ट्रैफिक है, ये नहीं, तो वही आपको यूपीएससी में करना है। तो सबसे पहले आपको जो देखने वाली चीज़ है, जैसे ही आपके फर्स्ट थिंक आएगी मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो पहली चीज़ क्या देखना है, पुराने पेपर। क्योंकि पुराने पेपर देखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि भाई मेरे को पहुँचना कहाँ है। आपको जब यही नहीं पता मुझे पहुँचना कहाँ है, तो आप किस डायरेक्शन में जाएंगे? पहले आप देख लीजिए मुझे पहुँचना कहाँ है, उसका मैप देख लीजिए। तो वो पुराने पेपर मैप की तरह। तो पुराने पेपर खोलिए, 4-5 साल 6 साल से पढ़िए, और उसको पढ़ के आपको ये रियलाइज़ होगा कि भाई हाँ, मेरा ये टारगेट है, ये क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन मुझे हैंडल करने हैं। तो आप पढ़ाई में ना भटकोगे कब, क्योंकि पढ़ाई में फिर आप एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने से बचोगे। तो इसीलिए आप है ना हमेशा उसको अच्छे से पुराने पेपर को देख लीजिए, और पुराने पेपर के आंसर्स भी देख लीजिए। वो अपने नेक्स्ट मंथ में भी देख सकते हैं। फर्स्ट मंथ में आप पुराने पेपर देखिए, उसके बाद में आप देखिए कि कितने बच्चे एग्जाम देते हैं, कितने बच्चों में से कितने लोग ये प्रीलिम सेलेक्ट होते हैं, कितने मेंस और कितने इंटरव्यू सेलेक्ट होते हैं। उसके बाद कितनी सर्विसेज हैं, आपको कौन सी सर्विसेज में जाना है। क्योंकि आपको जब रास्ता नहीं पता ना, तो आप रास्ते में ना आधे से ज़्यादा टाइम भटकते रहोगे। आपने सोचे गूगल मैप नहीं खोला, आपने सोचा कि यार मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंट हूँ, गूगल मैप की मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मुझे रास्ते लोगों से पूछ के निकल जाऊँगा। ओके, आप टैलेंटेड हो, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो अगर यूपीएससी में भी आपके पास है 6-7 साल बर्बाद करने को, तो आप भी दूसरों से पूछ के निकलिए। आप रास्ते में जहाँ रुके ना, वहाँ पूछ लीजिएगा भाई आगे क्या करना है। तो अगर वो सही बता देगा तो ठीक है, वरना तो बहुत लोग गलत रास्ता भी बताते हैं, आप भटक जाएंगे, फिर 2 घंटा घूम के आएंगे। तो यूपीएससी में भी वैसे आप 2 साल घूम के आएंगे। तो जो दिन है घंटे, उसको साल में कन्वर्ट करके सोच लीजिए। तो अगर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो पुराने पेपर आप अच्छे से देखिए, उसके आंसर्स भी देखिए कि किस टाइप के आंसर डिमांड होते हैं। टॉपर्स के इंटरव्यूज़ देखिए, उससे एटलीस्ट आप बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों से बच सकते हैं। आप चीज़ों से हट सकते हैं, गलत चीज़ें छोड़ सकते हैं।
तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो सब आप अपना कर लीजिए। उसके बाद में है सेल्फ स्टडी, मैं बता चुकी हूँ आपको पहले ही। यूपीएससी में न्यूज़पेपर कितने इंपॉर्टेंट ये भी मैं बता चुकी हूँ, कौन कौन सा न्यूज़पेपर। मैगजीन हो गया है। जनरल स्टडीज़ की आंसर राइटिंग की तैयारी कैसे की, जनरल स्टडीज़ की तैयारी कैसे की। यार जनरल स्टडीज़ के लिए पहले तो आप बेसिक क्लियर करिए। जैसे इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स के मैंने इंटरव्यूज देखे, फिर उसके बाद मृणाल वाले वीडियोस देखे। रमेश चंद्र की बुक ऑब्वियसली मैंने परचेज़ की थी मेंस के लिए, लेकिन वो इतनी मोटी बुक थी ना, मेरे को मोटी बुक देख के ना एलर्जी होती थी। मुझे लगता था कि यार ये मैं नहीं पढ़ पाऊँगा। तो फिर मैंने इकोनॉमिक्स की मैंने सोचा कोचिंग ज्वाइन कर लूँ, तो मैंने इकोनॉमिक्स की कोचिंग ज्वाइन की थी। नाम मुझे अभी दिमाग में नहीं है क्योंकि बहुत पॉपुलर कोचिंग नहीं थी, सिर्फ इकोनॉमिक्स ही पढ़ाती थी। तो मैंने इकोनॉमिक्स की कोचिंग ज्वाइन की थी और मृणाल की वीडियोज़ देखे, तो उतने में मेरा इकोनॉमिक्स कवर हो गया था। बाकी करंट आप न्यूज़पेपर से हो जाते हैं। साइंस टेक के लिए आपका जो भी हिंदू का जो थर्सडे वाला पेज आता है आप उसको पढ़ लीजिए, वो मोर देन एनफ है। उसमें बस स्ट्रेटजी क्या है वो मैं बता देती हूँ। अब जब आप उसको पढ़ेंगे ना तो पढ़ने में कोई टॉपिक ऐसा आएगा जिसका आपको बेस नहीं पता, वो करंट में चल रहा है, क्योंकि न्यूज़पेपर करंट में चलता है। कुछ न्यूज़पेपर इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं जो बेस में भी 4 लाइन दे देते हैं, पर 4 लाइन से नहीं होगा। तो उस आप बेस को आप थोड़ा सा गूगल कर लीजिए, पर गूगल में 10 मिनट से ज़्यादा नहीं बर्बाद करने हैं। टाइमर लगा के गूगल करिए। सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया के फेज में हम लोग गलती क्या करते हैं, गूगल पे हम लोग ढूंढने कुछ और गए थे, हमें सोचा कि चलो हमें तो एक जिन हाथ में लग गया है तो हम एक ही क्यों अपने माइंड में जितने 200 सवाल है सब ढूंढ लेते हैं। डोंट डू दैट। एक ही टाइम में वो सब मत करिए। आप गूगल में अगर कोई बेस ढूंढने गए हैं तो उसको 10 मिनट मैक्सिमम 10 मिनट के बाद आप गूगल से बाहर निकलने का रास्ता आपको पता होना चाहिए। आप अंदर तो जा सकते हैं, बाहर निकलना इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो गूगल में टाइम वेस्ट नहीं करना है, जितना जल्दी हो बाहर निकल आना है। तो साइंस टेक आपका वैसे हो जाएगा। हिस्ट्री के लिए सभी जानते हैं विपिन चंद्र की जो बुक है, किसी किसी को लगेगा कि इतनी सी बुक से क्या होगा, पर वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और उससे बहुत कुछ हो जाता है। तो आप वो पढ़ सकते हैं। फैक्ट्स के लिए स्पेक्ट्रम की भी छोटी बुक आती है, मॉडर्न इंडिया वाली, वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो उससे आपके फैक्ट्स कवर हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट आपका विपिन चंद्रा की जो बुक है उससे कवर हो जाएगा। अब पॉलिटी के लिए है, तो पॉलिटी के लिए आप पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं एंड लक्ष्मीकांत को अवॉइड मत करिएगा, क्योंकि मुझे जितनी सारी बुक्स लगी ना, मुझे सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे होता है ना जिसके लिए आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं, वो है लक्ष्मीकांत की पॉलिटी, उसको आप अवॉइड मत करिए। और आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया करके है एंड ही इज़ माई बैचमेट ओनली। तो मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट हाँ मैंने टॉपर से सुना, मैंने वो नहीं पढ़ा क्योंकि उस वक्त वो ऑब्वियस मेरा बैचमेट ही था, तो वो अपनी तैयारी कर रहा होगा, उसने वो बुक उसकी लॉन्च नहीं हुई थी, तो मैंने वो नहीं पढ़ा था उस पर्टिकुलर टाइम तक। मैंने बाद में भी नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने बहुत सारे टॉपर्स को या अपने भाई बहनों को ये कहते हुए सुना है कि वो बुक अच्छी है, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे की आपने, करंट हो सकता है कुछ सब्जेक्ट मेरा छूट गया हो, तो आप अगर कुछ स्पेसिफिक जानना चाहते हैं आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके आप उस इनबॉक्स में अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए मैंने यहाँ न्यूज़पेपर पढ़ा, मैगजीन उस वक्त मैं नहीं पढ़ पाई थी, टाइम नहीं था उतना, तो न्यूज़पेपर में मैं हाईलाइट करती थी और मैं सैटरडे को बैठ के जितने वीक डेज में मैंने पढ़ा है उसको मैं कटिंग करके एक रजिस्टर पे वो करती थी, मतलब बेसिकली मैं अपनी मैगजीन बनाती थी, क्योंकि मुझे लगता है करंट सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत नहीं थी, स्कूल कॉलेज में मैं भागती थी, तो मुझे लगा ये मेरी वीकनेस है, तो मुझे इस पर बहुत फोकस करने की ज़रूरत है। तो मैंने है ना कटिंग कर करके उसको मैं पेस्ट करती थी एक रजिस्टर पे, और रजिस्टर के हर मंथली वाइज मैं अपनी मैगजीन बना लेती थी और उसी को मैं रिवाइज करती थी, क्योंकि मुझे पता है इंपॉर्टेंट मैंने छाट किया और उसको मैं पढ़ भी चुकी हूँ, तो मेरे को उसको रिवाइज करने में प्रॉब्लम नहीं होती थी। पर कटिंग करके पेस्ट करने वाला आइडिया बहुत ही टाइम टेकिंग है, तो आप वो सब मत करिए, आप हाईलाइट करके भी रख सकते हैं। कुछ लोग करते हैं न्यूज़पेपर रखते हैं अलग अलग मंथ का अलग अलग रैक में रखते हैं और हाईलाइट करके रखते हैं, तो यू कैन ऑल्सो डू द सेम थिंग। वरना आजकल तो मंथली मैगजीन्स इतनी आने लगी हैं ऑनलाइन, आप उसको कर सकते हैं, आपका टाइम बच जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी कितनी इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बेसिक की बात है, अगर आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है तो आप अपने बहुत हाई लेवल का एग्ज़ाम नहीं पास कर सकते। तो एनसीईआरटी बेसिक्स के लिए, अगर आपका मान लो हिस्ट्री है, जैसे मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट था, तो मैंने हिस्ट्री की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, क्योंकि मुझे पता मेरे बेसिक्स ऑलरेडी क्लियर है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं मेन जो टेक्स्ट बुक थे उन पे चली गई एनसीईआरटी को छोड़ के। लेकिन मेरा इकोनॉमिक्स था, तो इकोनॉमिक्स मेरा वीक था, तो मैंने एनसीईआरटी जो थी इकोनॉमिक्स की 9 से शुरू होती है, तो 9 से लेकर 12 की एनसीईआरटी मैंने इतनी बार पढ़ी ताकि मेरे को कुछ छूटे नहीं।
क्योंकि मेरे दिमाग में था कि मैं इकोनॉमिक्स में कॉन्फिडेंट नहीं हूँ तो इकोनॉमिक्स को अच्छे से पढ़ लूँ। पॉलिटी भी मैं नहीं थी तो पॉलिटी मैंने अच्छे से पढ़ी। तो जो भी आपका वीक है उसकी एनसीईआरटी को कभी मत छोड़िएगा। एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी को लगता है कि यार मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करने जा रहा हूँ, ये बच्चे वाली बुक पढ़ के क्या होगा। अरे भाई बेसिक तो क्लियर करना पड़ेगा ना, बेसिक तो वहीं से शुरू होता है। तो मेरे को भी ये दिमाग में आता था कि यार ये बुक से सही में यूपीएससी क्लियर होगा। लेकिन हाँ, वो बुक इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी को स्किप नहीं करना है। अगर इतने लोग बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो 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 तो ऑब्वियस है कुछ होगा। तो कुछ चीज़ों में जब ज़्यादा लोग बोल रहे हैं, कॉमन फैक्टर है, जैसे लक्ष्मीकांत की बुक है, ठीक है, एनसीईआरटी है, तो उसको अवॉइड मत करिए, क्योंकि जो कॉमन है वो हमेशा इंपॉर्टेंट है, तो उसको अवॉइड नहीं करना है। मैम, हाउ टू मैनेज सो मच न्यूज़पेपर ऑप्शनल जीएस ऑन डेली बेसिस। देखिए, मैनेज कैसे करना होता है, जैसे आपकी प्रिपरेशन है तो प्रिपरेशन को आप है ना टुकड़ों में बांट सकते हैं। जैसे अगर आपका मान लो राइटिंग स्किल स्ट्रॉन्ग है तो आप बेस ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टिंग से राइटिंग प्रैक्टिस करें, आप स्टार्टिंग से प्रीलिम्स पे फोकस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका राइटिंग स्किल वीक है तो हर दिन आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी ही चाहिए, क्योंकि हाँ, और वीक पॉइंट से भागना नहीं है कभी भी, क्योंकि जो आपका वीक पॉइंट है ना, अगर आप उससे भागेंगे तो आप बहुत कमज़ोर होते जाएंगे, उसमें आप सुधरेंगे नहीं। तो जो आपका वीक पॉइंट है पहले तो उसको फेस करिए, उससे डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। जो कमजोरी है उसको फेस करिए, जो डर है आपका अंदर सबसे पहले उसको फेस कर लीजिए। अगर आप डर में जीत गए ना तो बाकी जो आपकी काबिलियत है, जो आपकी क्वालिटी है, वो तो आपको सपोर्ट कर ही देगी। तो आप उसको पूरे दिन कैसे मैनेज करना है, आप सुबह से शाम तक ना टुकड़ों में बांट लीजिए। आधा घंटा 1 घंटा इस सब्जेक्ट को देना है, आधा घंटा 1 घंटा इस सब्जेक्ट को देना है। और एक ही दिन में एक बुक मत पढ़िए। लोग मिस्टेक करते हैं कि मैं 3 दिन तक एक ही बुक पढ़ूँ, वो लोग भी सेलेक्ट हो जाते हैं, बट सिलेक्शन का प्रोसेस कितना लंबा जाता है वो आप एक बार, जब भी कोई ये बोले कि मैं एक दिन में एक बुक ख़त्म करता था, उससे आप जान लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मेरा प्रॉपर स्ट्रेटजी है जो सबके लिए कॉमन हो सकता है, वो ये है कि आप एक दिन में एक बुक मत पढ़िए, आप एक दिन में 1 घंटा 2 घंटा डिवाइड करके सारे बुक्स मत कवर करिए, पर हाँ 60-70% आप कवर करिए। हो सकता है आप एक चैप्टर पढ़ेंगे या आधा चैप्टर पढ़ेंगे, डजेंट मैटर, आपको वो दिमाग में जाना चाहिए। तो टुकड़ों में अपना टाइम टेबल बांट लीजिए। और अगर आप मान लीजिए लेट आपका दिमाग अच्छा चलता है, फ्रेश माइंड चलता है, तो आप लेट में टफ सब्जेक्ट पढ़िए। अगर आपका सुबह है, आप अर्ली राइजर हैं, तो आप फिर अर्ली मॉर्निंग में टफ सब्जेक्ट पढ़िए। तो टफ सब्जेक्ट जो आपको नहीं समझ में आता है उसको आप जब बहुत ज़्यादा दिन में जब ज़्यादा फ्रेश फील है तब आप उसको पढ़िए। लेकिन बाकी सब्जेक्ट है, जैसे आपको इंटरेस्ट है, किसी को न्यूज़पेपर पढ़ने में इतना इंटरेस्ट होता है तो जब नींद आ रही हो तब आप न्यूज़पेपर पढ़िए, जब आप बोर हो गए हो तब न्यूज़पेपर पढ़िए। किसी को मैगजीन पढ़ने में इंटरेस्ट होता है, किसी का कोई सब्जेक्ट होता है जिसमें उसको इंटरेस्ट होता है। तो जो आपका इंटरेस्ट पॉइंट है उसको आप जब थकने वाले हो ना तब आप पढ़ लीजिए, तो आपको एनर्जी रहेगी। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा फ्रेश हो तो आप टफ सब्जेक्ट पढ़िए। और एक ही बुक एक दिन में मत पढ़िए, टुकड़ों टुकड़ों में पढ़िए, वो ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है खुद को मोटिवेट कैसे रखा। बाकी क्वेश्चन के मैं सर मुझे रिप्लाई दे चुकी हूँ। मैम, आपकी ऑप्शनल क्या था? एट द टाइम वी हैड 2 ऑप्शनल, मेरा था हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। अभी एक ही सब्जेक्ट है, तो आपको जिसमें इंटरेस्ट हो, जिसमें आप बहुत ज़्यादा डीप में जाके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, आप वो ऑप्शनल रखिए, वही इंपॉर्टेंट है। किस ऑप्शन में ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं वो नहीं मैटर करता, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट ऑप्शन होता है जिसमें लोगों के हाईएस्ट मार्क्स भी आते हैं, जिसमें लोएस्ट भी मार्क्स आते हैं। तो हर सब्जेक्ट के साथ ये होता है। तो जिस सब्जेक्ट को आप डीपली पढ़ सकते हैं कि आपको पढ़ने में बोरियत नहीं होगी, डीपली आप उसको समझ सकते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग है, आपको इंटरेस्ट है, क्योंकि मेंस का सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको डीपली पढ़ना ही पड़ेगा। बाकी सब्जेक्ट आपके एवरेज पढ़ने से चल जाएंगे, मेंस को आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। तो मेंस आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इसलिए ज़रूरी है कि आप जो भी ऐसा सब्जेक्ट चुनें जो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। मोटिवेशन कहाँ से, मोटिवेट कैसे रखा, खुद को मोटिवेट कैसे रखा एग्ज़ाम के टाइम में। तो खुद को मोटिवेट कैसे रखा यार, डिमोटिवेशन ऑब्वियस होता था। जैसे कुछ लोगों से आप मिलते हो एंड स्पेशली जब आप फ्रेश हो और आप कहीं जाते हो मार्केट में या कुछ खरीद रहे होते हो, तो मैं एक टाइम खरीद रही थी, तो ऐसे का मैंने पूछा शॉप वाले से कि भाई ऐसे का आप मुझे कोई बुक दे दीजिए। तो जब उसने बुक दिए 2-3 की, इसमें से आप देख लीजिए, तो मैं ना इतनी मोटी मोटी बुक देख के डर रही थी, मेरे चेहरे पे वो नर्वसनेस दिख रही थी। तो मुझे लगा कि यार इसमें से मैं कौन सी बुक लूँ, तो मैं सोचा कि इसको छोड़ दूँ, उसको छोड़ दूँ। मोटी वाली तो मैंने ना मतलब आई वॉज वेरी ब्लंट, तो मैंने सिंपली बोल दिया कि भैया ये मोटी वाली बुक तो आप रख लो, ये मुझे मत दो। तो पीछे कोई था एंड आई डोंट रिमेंबर हु वाज दैट, बट उसने एकदम से बोला कि अभी आप बुक से डरेंगे तो फिर यूपीएससी कैसे निकालेंगे, यूपीएससी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं 3 साल से दे रहा हूँ, तो 3 साल से दे रहा हूँ, तो फिर ऐसे थोड़ी ना डरने से नहीं निकलेगा, आपको मोटी बुक तो लेनी चाहिए। तो उसने एक मोटी सी बुक उठा के दी कि ये वाली बुक ले लीजिए, ठीक है, अब आप ये बुक पढ़ोगे ना तो आपके सारा ऐसे कवर हो जाएगा।
अब मैंने उसको देखा और वो बुक को देखा, मुझे लगा कि यार ये इसने बोला कि 3 साल से प्रिपेयर कर रहा है, अब ये बुक है मोटी बुक, यानी मोटी बुक पढ़ूंगी तो मेरा 3 साल तो लगने वाला है। मेरे दिमाग में ये आया, रैंडम थॉट है, नेवर थिंक दैट, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि जिसका नहीं हुआ है वो आपको नहीं सेलेक्ट करा सकता या जो आपको पढ़ा नहीं सकता, ऐसा नहीं होता है। जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो आपको अपनी कमियाँ बता सकता है कि उसकी किस कमी की वजह से उसका नहीं हुआ, तो वो कमी आप मत करिए। आप खुद के एक्सपीरियंस से सीखेंगे ना तो आपको पूरी ज़िंदगी चली जाएगी, टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। तो हमेशा हमारे एक टीचर बोलते रहे कि लाइफ में जितना ज़्यादा ज़रूरी हो दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख लीजिए, इससे आपका टाइम बच जाता है और आप नेगेटिव चीज़ों से बच जाते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस क्या था, आईएएस या आईपीएस? मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस आईएफएस था, आईएएस नहीं था, क्योंकि ऑफिस जॉब के लिए मतलब आई थिंक आई एम नॉट सूटेबल फॉर दैट। बट 80% लोगों का आईएएस ही होता है, 20% लोग ऐसे होते हैं जिसका किसी का आईपीएस भी होता है, किसी का आईएफएस भी होता है। बट आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका टेम्परामेंट कैसा है, आप कैसी जॉब करना चाहते हैं, आप कहाँ रहना चाहते हैं। इसीलिए बोल रही थी कि जॉब प्रोफाइल, जो भी 30 जॉब प्रोफाइल है वो देख लीजिए, क्योंकि जॉब प्रोफाइल आप देख लेंगे ना तो आपको पता रहेगा कि आप कौन सी जॉब में जाना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप बेटर रहेंगे। ट्रेनिंग में आप जाएंगे तो आप पहले से ही बेटर रहेंगे, क्योंकि मैं जब जाना चाहती थी मुझे क्लैरिटी बहुत ज़्यादा नहीं थी, पर हाँ लास्ट में था कि हाँ इसके लिए जाना है, बहुत ज़्यादा चीज़ें पता नहीं थी, लेकिन हाँ आई वॉन्टेड कि भी मैं इसमें जाना चाहती हूँ। तो वो जॉब मिले जो आप चाहते हैं तो आप खुश रहेंगे, अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा प्रोफाइल देख लीजिए कि किस जॉब का प्रोफाइल क्या है। इसीलिए जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं या ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, फील्ड जॉब में हैं, उनके इंटरव्यूज़ देख लीजिए, उनसे बात कर लीजिए पर्सनली। सोशियोलॉजी, सोसाइटी एंड एथिक्स को कैसे डील करें? हाँ, मैं यार सोशियोलॉजी बैकग्राउंड से तो नहीं हूँ, तो मैं स्पेसिफिक जानकारी तो आपको नहीं दे पाऊँगी, और एथिक्स मेरे टाइम में नहीं था। पर एथिक्स का जितना मुझे क्लियर है, देखो एथिक्स का जब भी पेपर सोल्व करें ना, पॉजिटिव अप्रोच, क्योंकि आप मुझे बताइए, आप पानी में डूब रहे हैं टाइप, और आप उस वक्त क्या चाहेंगे? कोई आपको ये बोले कि नहीं यार तूने तैरना क्यों नहीं सीखा, तैरना सीख लेता तो अच्छा होता, या फिर ये चाहेंगे कि कोई आपकी हेल्प कर दे, फिर उसके बाद में आपको पॉजिटिवली मोटिवेट करे कि यार आप तैरना सीखिए तो आपको अच्छा होगा। तो एथिक्स वही है, एथिक्स का टोटल मीनिंग है पॉजिटिव। तो जब आप ये समझ लेंगे कि एथिक्स इज़ ऑल अबाउट पॉजिटिविटी, तो जब भी आप क्वेश्चन राइटिंग करें अपना पॉजिटिव अप्रोच रखिए, किसी सवाल का जवाब दें पॉजिटिव अप्रोच रखिए, क्योंकि नेगेटिव अप्रोच के लिए आपको ये एग्जाम सेलेक्ट नहीं करना है, तो आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। पॉलिटिकल कैसे पढ़ें? यार वो पॉलिटिकल साइंस से मेरा बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो मैं इस बारे में तो आपको नहीं बता पाऊँगी। हाउ टू इम्प्रूव राइटिंग एंड व्हेन टू स्टार्ट राइटिंग प्रैक्टिस? अगर आपकी राइटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं रही है, आप किसी को भी लिख के दे दीजिए, वो आपको बता देगा कि भी आपको उसको क्या समझ में आ रहा है। अगर आपकी राइटिंग स्किल अप टू दिमाग नहीं है, टॉपर्स भी बहुत सारी कॉपी शेयर करते हैं, उनके हिसाब से भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है उसके आसपास नहीं है, तो आप फर्स्ट डे जिस दिन से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं उसी दिन से आप राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। लेकिन अगर आपकी राइटिंग स्किल स्ट्रॉन्ग है तो आपको हर दिन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप वीकेंड बेसिस पे लिख सकते हैं, 15 डेज बेसिस पे लिख सकते हैं। पर हाँ, आंसर राइटिंग कर लीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है मैंने आंसर राइटिंग नहीं किया था, तो दैट वॉज माई मिस्टेक, एंड आंसर राइटिंग ऑब्वियस आपको हेल्प करेगा। ऑप्शनल में मैथमेटिक्स कैसा रहेगा? यार आई डोंट हैव एनी आइडिया, राइटिंग का मैंने दे दिया है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आपके थे, जो भी क्वेरीज थे, वो मैंने रिप्लाई कर दिए हैं। कुछ क्वेरीज आ रहे हैं लेकिन रिपीट वे में हैं, तो इनका रिप्लाई करने का मुझे कोई सेंस नहीं लग रहा है, और क्योंकि मैं ऑलरेडी रिप्लाई कर चुकी हूँ, तो आप थोड़ा सा पीछे जाके देख लीजिएगा। और अगर आप कौन सी एज में आईपीएस बनी थी? व्हेन आई अटेम्प्टेड फॉर यूपीएससी आई वाज जस्ट 21। तो 21 से जब एग्ज़ाम का जो प्रोसीजर है तो वो कंप्लीट होने में आप 22 हो जाते हो जब आप फाइनल ज्वाइन करते हो तब तक। तो ज्वाइनिंग के टाइम आई वाज ऑफ 22। अब मेरे को लग रहा है कि काफ़ी सवालों के मैंने जवाब देते हैं, सो आई शुड लीव दैट चैनल। ओके, थैंक यू ऑल। एंड अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं तो प्लीज़ ड्रॉप इन द माई इंस्टा बॉक्स, या फिर आपका जो भी अभी जो इस चैनल पे हम लोग बात कर रहे हैं उस चैनल पे भी आप अपने मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। चैनल के थ्रू मुझे जब भी वो क्वेश्चंस दिए जाएंगे आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। आई एम नॉट श्योर कि मैं कब रिप्लाई करूँगी, आफ्टर 1 और 2 months, बट आई विल रिप्लाई। अगर इससे किसी को बेनिफिट होता है तो आई विल बी मोर हैप्पी। थैंक यू।